बचपन में हमारे घर में डाकू आ गए, तो मेरी मदर जो थी उनके साथ लड़ी, तो उन्होंने मेरी मदर को मारा। क्योंकि कोरोना के बाद कुछ उन्होंने ऑनलाइन चैम्पियनशिप स्टार्ट की थी, उसके अंदर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 7-8 गोल्ड मेडल है मेरे उसके अंदर। अभी मैंने मतलब जितने भी यंगस्टर्स के इंटरव्यूज़ किए हैं उनकी हमेशा ये शिकायत होती है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में लॉबी सिस्टम बहुत होता है। हमारे वैसे भी दो कंपटीशन होते हैं, एक हमारा प्रो का होता है और एक हमारा एमेच्योर होता है। माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी वुमेंस ऐसी हैं जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट जारिया खान और आज हम मौजूद हैं विजन स्पोर्ट्स के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी में। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाज़रीन, आज मैं जिस मेहमान शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी रखते हैं। ना सिर्फ खेलों से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि हमारे बहुत ही ज़िम्मेदार प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं। जी, तो मैं बात कर रही हूँ अकील अहमद जमील साहब की, जो प्रो रेसलिंग भी कर रहे हैं और इसके अलावा मार्शल आर्ट्स में भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो एक इतने ज़िम्मेदार महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि सब इंस्पेक्टर इन पुलिस भी हैं। जी, तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है आज के मैं उनसे सवाल जवाब करूंगी, कहीं गुस्सा ना हो जाएंगी किस किस्म के सवाल कर रही हैं आप। तो चलिए आए करते हैं उनसे कुछ बातें, जानते हैं कि स्पोर्ट्स में कैसे वो आए और इतनी ज़िम्मेदारी के अलावा कैसे टाइम निकाल लेते हैं कि वो मार्शल आर्ट्स भी कर रहे हैं, रेसलिंग भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। आज पहली दफ़ा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि आपसे सवाल जवाब करूँगी और पुलिस की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि इंसान थोड़ा मोहतात ही रहता है कि कोई गलती ना हो जाए हमसे। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, पुलिस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, एमफिल भी हैं, पीएचडीज भी हैं, और अभी जितनी भी पिछले तकरीबन कोई 15 साल से जो पुलिस के अंदर करीम आ रही है वो सारी की सारी पढ़ी लिखी आ रही है। पीसीएस करके आ रहे हैं, जैसे मैंने पीसीएस किया और मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने पीसीएस किया, और पीसीएस करके वुमेंस भी आ रही हैं, मर्द भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे लोग आ रहे हैं, और जिससे पुलिस का निज़ाम को चेंजिंग करने में बड़ी मदद मिल रही है। जी जी, तो सबसे पहले आपकी स्पोर्ट्स से लेते हैं एग्जैक्टली कि आपने रेसलिंग स्टार्ट की, प्रो रेसलिंग, फिर आप मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट हैं, तो आपने अपनी इन सब चीज़ों का आगाज़ किया कहाँ से था? आप एक्चुअली क्या बनना चाहते थे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा बेसिकली जो मेरा जो घराना था वो सारे क्रिकेटर थे। मेरे वालिद साहब भी क्रिकेटर थे और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते थे खेलने के लिए क्रिकेट जो है। तो मेरी पूरी फैमिली क्रिकेट खेलती थी, लेकिन मैं जो था मैं दूसरी स्पोर्ट्स में चला गया। क्रिकेट मैं भी खेलता था लेकिन मैं एज शौकिया क्रिकेटर था उसमें। तो मेरी वालदा को शौक़ था कि मैं कोई ऐसी मार्शल आर्ट स्पोर्ट करूँ, लेकिन वो बनी ऐसी सिचुएशन बनी कि बचपन में हमारे घर में डाकू आ गए, तो मेरी मदर जो थी उनके साथ लड़ी, तो उन्होंने मेरी मदर को मारा। तो उसके वेरी नेक्स्ट डे जब मदर जो है वो मुझे और मेरे भाई को लेके चले गई अपना एक मार्शल आर्ट क्लब में। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया और मैं तो खैर करता रहा, मेरा भाई सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। एग्जैक्टली, सेल्फ डिफेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर जो है लाइफ जो है ना वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते उसके अंदर। तो उस वजह से वो हमारा एक सिलसिला शुरू किया और वो फिर चलता रहा। साथ साथ स्टडी, मैं छोटा सा था जब मेरी वालदा लेके गई थी, मैं क्लास 7 में था जब मैंने स्टार्ट किया मैंने। अच्छा। तो फिर वो करते रहे। फिर इसके अंदर मैंने डिफरेंट मार्शल आर्ट्स की, मैंने ताइक्वांडो की है, मैंने उसमें ब्लैक बेल्ट सेकंड डान है। फिर उसके बाद कराटे के अंदर मैं ब्लैक बेल्ट थर्ड डान हूँ। फिर एक जुजुत्सु है मार्शल आर्ट, उसके अंदर मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। और इसके अंदर मेरे जो टाइटल्स हैं मेरे पास, वर्ल्ड का सिल्वर मेडल है ग्रैपलिंग में, एशियन सिल्वर मेडल है उसमें जुजुत्सु में, और वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है, वेट रेसलिंग में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है, और कराटे के अंदर मैं कितने साल तक मैं नेशनल चैम्पियन रहा हूँ। और इंटरनेशनल लेवल पे मेरे वर्ल्ड में क्योंकि कोरोना के बाद कुछ उन्होंने ऑनलाइन चैम्पियनशिप स्टार्ट की थी, उसके अंदर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 7-8 गोल्ड मेडल है मेरे उसके अंदर। और बाकी रहा जो रेसलिंग का जो सिलसिला है वो ऐसा है कि बचपन से ही हम लोग रेसलिंग देखते थे, सारी दुनिया देखती थी रेसलिंग के, WWE रेसलिंग चल रही है। तो सडनली बस मेरा एक करैक्टर उसके अंदर डेवलप किया गया, उसके अंदर मेरा नाम राउडी काकड़ के नाम से रखा गया। राउडी जो था वो अपने एरिया का एक बदमाश होता है, काकड़ पाकिस्तान की एक कास्ट है जो कि एक बड़ी लड़ाकी, जंगजू और बड़ी मजबूत और कौम है, स्ट्रॉन्ग कौम है। ये पठान में होती है इसमें काकड़ जो है। अच्छा। तो वहाँ से आइडिया लेके थीम बनाया गया, मेरा नाम राउडी काकड़ लिया गया। और क्योंकि मैं एक पुलिस वाला था तो उस वजह से मेरा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो भी पुलिस वाला डिसाइड किया गया। जब मेरी एंट्री होती है
तो उसमें मैं बैकग्राउंड में पुलिस का म्यूज़िक चलता है और मैं अपने स्टाइल से उसमें माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है राउडी काकर वाली। मैं थोड़ा सा ना, मुझे एक्चुअली मेरा जो करैक्टर है, मैं थोड़ा सा करैक्टर के बारे में बता दूं कि वो ना हील करैक्टर है। इसमें ना रेसलिंग के अंदर एक हील होता है, एक फेस होता है। Okay. फेस उसे कहते हैं जो हीरो होता है, जिसने कभी कोई बेईमानी नहीं करनी थी। लेकिन हील जो कैरेक्टर है उसका काम ही ये है कि मैंने बेईमानी करके जीतना, बस जैसे मर्जी हो, डिप्लोमेसी करनी है उसने, जो भी है अच्छा। उसमें। तो मेरा करैक्टर भी एक्चुअली यही था और मुझे अच्छा भी यही लगता था मैं एज विलन उसमें काम करूं। तो एक ड्रामे में भी थोड़ा सा मैंने ऐसे विलन थोड़ा सा मैंने उसमें रोल किया, फिर एक फिल्म के अच्छा, एक्टिंग भी की है आपने? एक्टिंग भी की है मैंने, और एक ड्रामे में भी की है, और उसके अलावा एक फ़िल्म में भी थोड़ी सी की है, और एक फ़िल्म में शॉर्ट फिल्म थी उसके अंदर मेरी फाइटिंग की थी उसके अंदर, तो वहाँ भी हम लोगों ने काम किया था। लेकिन मुझे जो करैक्टर हील करैक्टर वो पसंद है, मुझे विलन बनना अच्छा लगता है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है और सारा जो दारोमदार होता है उसके ऊपर चल रहा था, और रेसलिंग भी जो है वो सारी उस हील करैक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि आवाम उसको चिल कर रही होती है कि कहाँ पे। अब देखिए ना, अगर मैं एक फेस है हीरो कहते हैं, हीरो को मारूंगा तो लोगों की हमदर्दियाँ जो है वो उसके साथ होंगी, यार ये भी मारे इसको। तो ये इस वजह से मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो ना वो थोड़ा सा लोगों की नज़रों में आऊँ। सही। तो घर में भी ऐसे ही हैं आप, मतलब गुस्से वाले और मार कुटाई करने वाले? नहीं, किसी ने गलत मैं- बात की तो एक पंच दे दिया? नहीं, मैं बड़ा पोलाइट आदमी हूँ। मैं पुलिस के अंदर जब होता हूँ तो मुजरिम जितने होते हैं उनके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, लेकिन जो विक्टिम्स होते हैं वो उनके साथ मैं ऐसा ही हूँ जैसे वो मेरे अपने हैं। उनके साथ मिलना, उनके मसले हल करना, जो भी है मेरा ऐसे ही होता है। तो आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जितने भी हैं वो तो बड़े फ़ख्र महसूस करते होंगे जब आप उनके साथ कहीं जाते होंगे? फ्रेंड्स मेरे काफ़ी अच्छे हैं और मुझे मिलते भी हैं, और मोस्टली मुझे वैसे मेरा फ़ोन 24 आवर चलता है। मुझे रात को भी किसी फ्रेंड की कॉल आती है तो मुझे ना उसकी हेल्प करनी पड़ती है, और मैं करता हूँ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा भी करता हूँ कि लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि मैं उनकी हेल्प करूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। तो मुझे अपने करियर के आगाज़ से मुझे बताइए कि आपने किस किस तरह स्टेप बाय स्टेप स्पोर्ट्स के अंदर आप आए, फिर उसके बाद आप पुलिस की फील्ड में आए और अब आप स्पोर्ट्स में भी काम कर रहे हैं। तो क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं? मैंने अपना स्टार्ट लिया था एग्जैक्टली PTCL से। उसमें एज गोलकीपर था, मैं उसमें गोलकीपर भी था, उसके साथ मैं फील्ड वर्क भी PTCL का कर रहा था। फिर वापडा में चला गया, वापडा की स्पोर्ट्स की कराटे टीम थी उसमें चला गया। उसके बाद फिर रेलवे पुलिस में चला गया, उसकी कराटे टीम में काम करना शुरू किया। फिर मैंने वहाँ से फिर निकला, मुझे पंजाब पुलिस ने ऑफ़र किया मुझे कि आप हमारे पास आएँ। वहाँ आया तो एज स्पोर्ट्समैन आया था उसमें, फिर मैं काम भी करता रहा। फिर 2009 में मैंने PCS किया, मैंने PCS करके फिर मैं उसमें इंडेक्ट हो गया एज ASI। फिर उसी तरह मैं फील्ड वर्क भी करता रहा, साथ साथ स्पोर्ट्स भी करता रहा। तो टफ़ टाइम था उसमें, क्योंकि पोस्टिंग मेरी थाने के अंदर थी। वो थाने में जो टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी फ़िटनेस के लिहाज से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। वो मेरे लिए भी करना ज़रूरी था, मैंने उसी तरह कंटिन्यू रखा और फिर करता रहा इसी तरह। फिर लास्ट टाइम मैंने फिर ज्वाइन किया, मैंने ग्रैपलिंग फेडरेशन जो है वो मैंने ज्वाइन की। तो उसके लिए फिर मुझे बाहर भी खेलने के लिए गया। वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मैं उसमें वर्ल्ड में सिल्वर मेडल लेकर आया। तो पाकिस्तान में फिर हम लोगों ने उस पर वर्किंग स्टार्ट की। हमने फेडरेशन बनाई, ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फेडरेशन इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी फेडरेशन है, जिसमें 100+ क्लब्स हैं, जिसके अंदर जो मेरे पास इस वक्त रजिस्टर्ड है। तो वो उसके अलावा तकरीबन हर प्रोविज़न्स में, उसके अलावा फेडरल एरिया, आज़ाद कश्मीर, तमाम जगह पे इनके जो डिफरेंट सिटीज़ हैं उनके अंदर हमारी जो ना ये फेडरेशन काम कर रही है उसमें। और अभी इंशाल्लाह हमारा प्लान भी आगे ये है कि जो हमारी अपकमिंग नेशनल चैम्पियनशिप है उसको हम इंशाल्लाह करेंगे। और मुझे यकीन है कि उसमें तकरीबन 600 या 700 लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। तो हमने जो लास्ट हमने नेशनल करवाई थी उसमें तकरीबन 400 या 500 करीब हम बच्चे और उसमें लड़के और लड़कियाँ थी उसमें। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो स्पोर्ट्स की फील्ड है इसमें जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, इनिशियल स्टेज पे जब यंगस्टर्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं, तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स इनको मिलते हैं? क्या वहाँ से इनको इनिशियल स्टेज पे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है? अच्छा, ऐसा है कि देखिए कोई भी स्पोर्ट्स है ना, कोई भी स्पोर्ट्स लेने पहले आपको अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मेरा ही मानना है। मैंने जैसे स्टार्ट में अपने ऊपर खर्च किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठा हूँ। मैंने अपने शौक़ की खातिर हर चीज़ किया गया। मोस्टली लोग ना अक्सर यही कहते हैं कि जी देखें जी मुझे स्पोर्ट नहीं है, मुझे फलान सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे गवर्नमेंट नहीं। कुछ लोग ऐसे फैमिली से आते हैं ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए लेकिन उनके अंदर टैलेंट तो होता है। मैं वही बात कर रहा हूँ। हमारे लाहौर में, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर में भी
कुछ ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे क्लब्स हैं जैसे मेरे पास भी आते हैं। हम उनको खुद हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको इक्विपमेंट्स भी देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको हम तैयार करते हैं। और जब हम उनको उनके लिए इतना करते हैं, वही लोग आगे जाके फिर जो ना वो नाम भी रोशन करते हैं जी उसमें। बिल्कुल। तो जिनके पास ऑलरेडी सहूलतें होती हैं वो तो खैर करते ही करते हैं, वो तो उनको तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं होती उनको हम खुद प्रोवाइड करते हैं उसमें। और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमारे अब स्पेशली आप मिडिल क्लास फैमिलीज़ और जो उससे नीचे वाले लोग हैं जिनको शौक़ है वो आते हैं, वो कहते हैं हमने बनना है। अभी पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा दो फेडरेशंस ज़्यादा यानी कि काम कर रही हैं, एक MMA फेडरेशन और दूसरी हमारी ग्रैपलिंग फेडरेशन जो है, इसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं में लोग आ रहे हैं। बाकी जितनी मार्शल आर्ट की स्पोर्ट्स हैं वो तकरीबन डाउन जा रही है, उसमें लोग नहीं जाना चाह रहे उसमें। जितनी भी रिचेस्ट फैमिलीज़ हैं वो भी सारी इन्हीं दो स्पोर्ट्स के बारे में जब भी किसी जिम में जाएंगे वो ये पूछेंगे कि हमें MMA करनी है, हमें ग्रैपलिंग करनी है। तो इसी के ऊपर सारा वो दारोमदार वो चल रहा है उसके ऊपर। सही है। तो जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, अभी मैंने मतलब जितने भी यंगस्टर्स के इंटरव्यूज़ किए हैं उनकी हमेशा ये शिकायत होती है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में लॉबी सिस्टम बहुत होता है। मैं क्या इस ये चीज़ बात सच है? नहीं, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। देखिए टैलेंट होता है और मेहनत होती है। एक आदमी है, अब दो लड़के हैं, एक बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और वो अपना गोल सेटिंग कर लेता है जी मैंने इस साल नेशनल चैम्पियन बनना है, उसका गोल है, वो दिन रात ट्रेनिंग करेगा जब भी उसे टाइम मिला ट्रेनिंग। और एक बंदा है वो आया कि अच्छा यार चलो फिटनेस ही कर लेते हैं, कभी आ गया कभी नहीं आया। नहीं, कोई फेवरेटिज्म भी है, होता है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जिसका कोई फेवरेट है तो बस उसी को ज़्यादा ग्रूम अप किया जाता है। नहीं। हाँ, इतना हो सकता है कि एक ही वेट में दो लड़के आ जाएं और दोनों अगर सेम होंगे तो वहाँ पे थोड़ी क्लैश ये होता है कि उन दोनों के ट्रायल्स होते हैं। फिर उन दोनों के जब ट्रायल्स होंगे, ट्रायल में जिसकी टेक्निक्स अच्छी होगी, जिसका स्टेमिना अच्छा होगा, पावर अच्छी होगी, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो फिर हम उसको ही आगे लेके जाएंगे, उसको प्रेफर करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होता है कि फेवरेटिज्म नहीं है। फेवरेटिज्म वहाँ पे होता है जैसे हमारी कुछ फेडरेशंस हैं उसके अंदर फेवरेटिज्म होता है, उसके अंदर उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स को ऊपर लाने के लिए जो है ना वो फेवरेटिज्म चलता है। लेकिन हमारी जो स्पोर्ट्स है स्पेशली ग्रैपलिंग जो है, इसके अंदर जिसके अंदर टेक्निक्स, जिसके अंदर पावर स्ट्रेंथ, वही बंदा कामयाब है। इसमें वो बंदा भी नहीं कह सकता कि मैं पैसे लगा के आ रही, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म करना है, उसने परफॉर्म करने पे एग्जैक्टली उसने जीतना है, तो उसने जीतना है उसने, अदरवाइज नहीं। हमारी वैसे भी दो कंपटीशन होते हैं, एक हमारा प्रो का होता है और एक हमारा एमेच्योर होता है। प्रो में हम लोग जो है उसमें न्यू ड्यूरेशन फाइट करवाते हैं, उनका ड्यूरेशन नहीं होता उसमें। लेकिन जो एमेच्योर होती है उसका हमारा ड्यूरेशन 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का होता है उसमें। तो ये फाइट्स में हम लोग करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चल रहा है। और हमारा आगे जो प्लान है हमारे जो नेक्स्ट ईयर के, वो बहुत ज़्यादा प्लान है। उसमें हमारे जैसे अभी हमारे मैं को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे एक मास्टर आ रहे हैं उधर से अमेरिका से। वो पूरी दुनिया में इतने फेमस हैं, ब्लैक बेल्ट 4 डान हैं, प्रोफेसर हैं वो। और जापान उन पे वैसे भी वीडियो गेम बना रहा है उनके ऊपर ना, उसके ऊपर। तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। अच्छा। और ये दुनिया का वाहद मास्टर मैंने देखा है कि जो सारे पैसे खुद खर्च करके आ रहे हैं। नहीं तो जितने भी हमने इससे पहले जितने भी मास्टर आते रहे हैं, चाहे वो जापानीज़ हैं या जिधर के भी हैं, तो वो लोग ना पैसे मांगते हैं, वो क्योंकि हमें आप पे करें, हमें टिकट्स दें, हमें होटलिंग दें, हमें ये करें वो करें। तो लेकिन ये आदमी जो है ये इसने, क्योंकि हमारे सारे इवेंट्स देखता है हमारे, और हमारी पोस्टें देखता है हमारी, काफ़ी ज़्यादा पोस्टें चलती हैं, तो वो उससे बहुत इंस्पायर है। तो एक्चुअली हमारे इदारों को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। मैं उस बंदे पे हैरान, देखें अमेरिका से 2 आदमी आएंगे यहाँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आने पे अगर वो बिज़नेस क्लास भी अगर यूज़ कर, उसने कहा अगर मैं बिज़नेस क्लास से आऊँगा तो मेरे ख्याल में $5,000 या $6,000 सिर्फ उन 2 आदमी की टिकट्स बनेगी, रिटर्न टिकट बनेगी। फिर उसने रहना भी 5 स्टार होटल में है, तो उसका भी आपको पता है कि अगर हम BC की बात करें तो वो कहाँ तक पहुँच जाता है। एक नाइट जो है उसने यहाँ पाकिस्तान में उसने 25 डेज़ उसने एक्सपेंड करना है। उसका हमने पूरा स्केड्यूल तैयार कर लिया। उसने जो मैंने रफली जो एग्जैक्टली उसके लिए बनाया था ना, एस्टिमेटेड जो प्रपोजल तैयार की थी मैंने, वो तकरीबन कुछ 14 करोड़ की बनती है। वो बंदा पाकिस्तान में 14 करोड़ खर्च करेगा यहाँ पे। वो यहाँ पे आके पाकिस्तान के तमाम सूबे में जाएगा, तमाम लोगों को ट्रेनिंग देगा, फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग देगा। जो ट्रेनिंग हम पाकिस्तान से बैठ जाके लोगों से वहाँ से हासिल करते हैं, पैसे पे करते हैं बेल्ट्स लेने के लिए या जो भी है, वो बंदा पाकिस्तान में हमें फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो हमारे मास्टर हैं, जानी कारसी उनका नाम है।
और वो पाकिस्तान आएंगे और इंशाल्लाह हम आपके जो प्लेटफॉर्म पे भी लेकर आएंगे, उनके इंटरव्यूज़ करवाएंगे और हम लोग आपको अपना मीडिया पार्टनर भी बनाएंगे अपनी फेडरेशन में, और साथ साथ चलेंगे जहाँ जहाँ भी हमारे इवेंट्स होंगे हम आपको साथ लेके चलेंगे। जी ज़रूर, बिल्कुल। तो क्योंकि इसका एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक फ़िलहाल जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, जितने भी चैनल्स पे गया हूँ या जितने भी हैं, वो सारे जितने भी हैं वो लिंक्ड बेस पे आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। यानी कि अगर मेरा आपसे कोई लिंक है तो आप कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आपका वाहिद चैनल देखा मैंने कि जिन्होंने लिंक बेस पे मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, जस्ट मैंने एक मैसेज डिलीवर किया और उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट कर लिया। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इनका स्टाइल थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे कि ये लोग हमारे साथ अच्छे तरीके से चल सकते हैं और उनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि आप जैसे सुनने में अक्सर आपने मैं सही मैं कहना चाहता हूँ, अक्सर मैंने सुना है कि वो कहते हैं जी जो मीडिया वाले हैं जी वो उस पर एनवेलप्स पे चलते हैं, लेकिन एज मैंने ये फ़िलहाल एज सच रिस्पॉन्स नहीं देखा मैंने यहाँ नहीं बिल्कुल। यहाँ पे आप बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि आप प्रोग्राम्स में जाएं, आपसे कहा जाता है जी आपने लिमिटेड इस टॉपिक पे बात करनी है, यस यहाँ बोलना है, नो यहाँ बोलना है, इस सेंसिटिव टॉपिक पे बात नहीं करनी। लेकिन हमारा बेसिकली मोटो ये है कि हम चाहते हैं कि आप खुल के बोलें और जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो अभी मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से आपके इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो आपके पुलिस इंस्टीट्यूट है या आपके स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप उसको बताएं ताकि हमारे देखने वालों को भी इस बात की अवेयरनेस हो कि हमारे मुल्क में चल क्या रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, होना ये चाहिए। अब जैसे अब मैंने जो प्लान एक सेट किया, जैसे अभी हम ना सेल्फ डिफेंस जो ना वो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त, और उसमें ये वैसे भी हमारे ना मौजूदा सीएम का जो ना उनका ये कहने की उनकी सोच है कि वुमेंस के हवाले से वो बड़ी पॉजिटिव है। उन्होंने ये सोचा हुआ है कि वुमेंस को ना एम्पावर होना चाहिए, उनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, उनको हरासमेंट नहीं होना चाहिए कि वो अगर रोड पे अकेली जा रही हैं तो उनको सेल्फ डिफेंस आता हो तो किसी बंदे की जरूरत ना हो कि वो उसको दम कर सके। मैं बिल्कुल अभी इसी टॉपिक पे आने वाली थी, आपने खुद ही स्टार्ट कर दिया। तो आप बताएं कि वुमेंस एम्पावरमेंट के हवाले से आप क्या कहते हैं कि जैसे आपकी मार्शल आर्ट्स की फील्ड है, टेक्वांडो है, ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे ख़वातीन भी बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन कर रही हैं और काफ़ी नाम रोशन कर रही हैं नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसको तकवीत मिलनी चाहिए, लोगों को करना चाहिए, या लोग उसको बड़ा ही ना नेगेटिव नज़र से देखते हैं, बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि ख़वातीन कैसे ये कर सकती हैं, ये तो उनका काम ही नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि देखें जी, हमेशा गाड़ी के दो पहिए होते हैं और दोनों बल्कि चार पहिए, सॉरी, उन्होंने एक साथ ही चलना होता है। अगर एक भी डाउन होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो वुमेन्स और मर्द एक ऐसे एक गाड़ी की तरह ही हैं, तो अगर वो दोनों साथ साथ चलेंगे तो काम बेहतर होगा। और माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी वुमेंस ऐसी हैं जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में है, मार्शल आर्ट के अलावा डिफरेंट स्पोर्ट्स में आप देखें जो पाकिस्तान से बाहर जाती हैं। अभी ये वाला साल जो स्पेशली 2024 पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त मेरे हिसाब से है। जैसे ओलंपिक में अर्शिम नज़ीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया, उसके अलावा पाकिस्तान के कितनी ही मार्शल आर्ट्स की मैंने देखी हैं जिसमें ख़वातीन ने और मर्दों ने दोनों ने पाकिस्तान के लिए भी मेडल्स हासिल किए इस साल के। अगर आप देखें जिसमें ताइक्वांडो है, किक बॉक्सिंग है और भी कई ऐसी मार्शल आर्ट है जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, ये खास तौर पर भी है। तो मार्शल आर्ट के हवाले से जो सेल्फ डिफेंस है वो उसको मैं ये बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं होता कि आपको मारना ही आना चाहिए, लेकिन अगर आपको अच्छी अवेयरनेस है तो आप अपने आप को सेव कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस के हवाले से कि आप रोड पे आपको चलना कैसे है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए। आपके पास दो चीज़ें हैं, मतलब अगर दो रास्ते हैं, एक वो रास्ता है जो खामोश रास्ता है, अंधेरा भी है और वहाँ पे रश भी नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट वे आपके घर जाता है। एक वो रास्ता जिस पे भीड़ है, ज़्यादा लोग हैं, तो उस पर वो रास्ता लंबा है। तो आपके नज़र में क्या चॉइस होनी चाहिए? मैं अगर आपसे क्वेश्चन करता हूँ तो आप कौन सा रास्ता? अगर एक गरी सहमी सी औरत होगी तो वो लंबा रास्ता चूज करेगी, लेकिन कहेगी कि मैं रश में से चली जाऊँ ताकि मैं सेफ। एग्जैक्टली ये अवेयरनेस है कि देखें कि जहाँ रश में से जाएगी वो सेफ है, कोई लोग उसे तंग नहीं करेंगे। अकेली जाएगी तो आपको पता है पाकिस्तान में भी अब दरिंदे घूमते हैं, मैं सॉरी टू से ये कहना चाहता हूँ मैं, लेकिन पाकिस्तान में भी दरिंदे घूमते हैं जो हमारे बहनों और बेटियों के साथ जो हरकत करते हैं, तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उनके लिए जो ना सबक सिखाने के लिए हमारी बहनों और बेटियों को आगे आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और वो सेल्फ डिफेंस सीखें और एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, रोड पे जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन प्रॉपर कॉन्फिडेंस होगा, सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो बड़े अच्छे तरीके से वो अपने आप को सेव कर पाएंगे उसमें। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे बात करके और आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ देख के, और मुझे वाकई इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि हमारे मुहाफ़िज़ आप जैसे हैं, तो फिर हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत शुक्रिया आपका, ये आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया। ये मैसेज यहाँ पे देना। हाँ, जब मैं मैसेज देने की बात करती ये हूँ बहुत शुक्रिया से यहाँ पे आए, इसकी तरफ देखें। ओके, एग्जैक्टली जी। जी, तो हमारी ऑडियंस को कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहें आप, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि विजन स्पोर्ट्स एक ऐसी जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बात कर सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ के बारे में बता सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, अपने गोल सेटिंग के बारे में बता सकते हैं। तो मैं भी आपको यहाँ इनवाइट करता हूँ, यहाँ पे आए और अपने दिल की बात कहें। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, स्लोगन यही होना चाहिए, अपने दिल की बात को खोलें। तो विजन स्पोर्ट्स के थ्रू आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। और वुमेंस के हवाले से मैं बार बार यही कहूँगा कि आप आगे आना चाहती हैं तो यहाँ पे आएँ, अगर आपने आगे बढ़ना है। यही है मेरा मैसेज। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अकील अहमद जमील साहब, जिनके साथ हमने की बहुत सारी गपशप और हमारे माशरे के आजकल जो सोशल इश्यूज़ चल रहे हैं उस पर भी बात हुई, और ख़ास तौर पे हमने ख़वातीन के हवाले से भी बात की कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर सोसाइटी। तो इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ आपसे। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। खेल और खिलाड़ी।